मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन के आगे से पढ़ा रहे हैं। कल हमने जो पढ़ाया था उसके आगे आज राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। तो क्या है सुनिए, देखिए कि इसमें क्या है, हम समझते चलिए। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए विलियन में वाष्पशील, ध्यान से समझिएगा बेटा, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए विलयन में वाष्पशील अवयवी घटक, कौन सा, वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब पी आई, जिसे आंशिक या आपका वो क्या कह रहे हैं, तो क्या है, इजिकल टू एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई। ठीक है, ये पी आई नहीं होगा बेटा, ये पी नॉट होगा, यहाँ गलत लिख गया है, ये है बेटा पी नॉट। पी नॉट मतलब आपका जो उसका वो होता है आपका ट्रू का, ठीक है, ट्रू जब वो ट्रू सॉल्यूशन में जो उसका होगा, मतलब सिर्फ अगर अकेला जो है जो उसका वाष्प दाब होगा वो, और पी आई क्या है जो सॉल्यूशन में वो घटक है उसका। तो एक्स आई क्या है, एक्स आई है उसका मोल प्रभाज्य यानी मोलर फ्रैक्शन। तो देखिए आपका ये है द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन जिसमें वाष्पशील अवयवी घटक गैस के रूप में होता है। हेनरी के नियम के अनुसार P यानी प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। व्हाट इज के एच? के एच इज हेनरी कांस्टेंट, अर्थात ये देखिए आपका ये क्या है, अर्थात वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यदि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करें तो केवल समानुपाती स्थिरांक के एच एवं पी में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें के एच का मान P1 के मान के बराबर होता है। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वाष्प प्रवस्था में संगठन यानी कंपोजिशन इन वेपर फेज। वाष्प प्रवस्था, ये आपका जो ये लग गया है ये गलत है, ये आपका ये नहीं है। वाष्प प्रवस्था यानी अवस्था में संगठन यानी कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी वेपर फेज में क्या कंपोजिशन होगा, यानी वेपर्स जो बने, जो वाष्प बने, उनकी क्या कंपोजिशन होगा, घटक क्या हो। अवयवों के आंशिक दाब वाष्प प्रवस्था का संगठन निर्धारित किया जा सकता है। अवयवों के आंशिक दाब, बात को समझिएगा, जो अवयव हैं किसमें, विलयन में, उनके आंशिक दाब वाष्प प्रवस्था का संगठन निर्धारित कर सकते हैं। यदि अवयव ए एवं बी वाष्प प्रावस्था के मोल, दिस इज दैट बेटा, दिस इज वन, दिस वन, वाष्प प्रावस्था के मोल भिन्न एक्स ए एवं एक्स बी हैं, यानी अवयव जो ए और बी है इनके मोल फ्रैक्शन वाष्प प्रावस्था में मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए और एक्स बी। तो पी ए बराबर क्या होगा, एक्स ए पी कुल, पी कुल मतलब टोटल, ऐसे ही एक्स ए क्या हो जाएगा, तो पी ए बटा बराबर अपॉन पी कुल। ठीक है, फिर ये यानी कि क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, जानते हैं जब हम मतलब अवयव बटे कुल करते हैं। चलिए आप लोग समझ के मुझे बताइएगा क्या मतलब होता है। पी बी इजिकल टू एक्स बी अपॉन पी बी कुल, या एक्स बी इजिकल टू पी बी अपॉन पी कुल, यानी पी आई अगर हम इन जनरल लें तो पी आई इजिकल टू एक्स आई पी कुल। ठीक है, एक्स मतलब जनरल जो भी है मोल फ्रैक्शन। अब आ जाइए राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, सबकी सीमाएं होती हैं बेटा हर चीज़ की। तो ये सबसे पहला क्या है, राउल्ट का नियम केवल अति तनु विलयन के लिए लागू होता है। दूसरी सीमा क्या है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, यानी अवाष्पशील विलय होगा, बात समझ रहे हैं आपका, यानी उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें एक तो विलायक जो है वो वाष्पशील होगा और जो विलय होगा वो अवाष्पशील होगा, तभी लागू होगा राउल्ट्स का नियम। यदि विलय वाष्पशील है तो यह वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब से अधिक कर देगा। भाई नेचुरल सी बात है, अगर आपके अंदर जो आपका विलायक है वो भी अगर आपका क्या है, वाष्पित होता है, तो जो हमने राउल्ट के नियम के अनुसार हमने वाष्प में जो घटक निकाला वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा निकलेगा, जो कि गलत हो जाएगा, राउल्ट का नियम फॉलो नहीं। अतः यह वाष्प के अवनमन में विचलन उत्पन्न कर देता है, वाष्प के अवनमन में विचलन उत्पन्न कर देता है। राउल्ट का नियम उन विलयों के लिए भी लागू नहीं होता जो विशेष विलयन में वियोजित
या संगठित हो जाते हैं, यानी उन विलयों के लिए भी विलय यानी वो सॉल्यूट पार्ट जो विलयन में जाके या तो एसोसिएट हो जाए यानी जुड़ जाएँ या टूट जाएँ, जैसे आयंस यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड टूट गया उस पर भी लागू नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ है जैसे मान लो एसिटिक एसिड पानी में जाके जुड़ गई, 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो उन पर भी लागू नहीं होगा। जिस स्थिति में विलय के अणु वियोजित होते हैं, ठीक है, ऐसे A+B उसमें विलयन के कणों यानी अणु या आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वाष्प दाब का अवनमन भी बढ़ जाता है। हमने बताया ना वाष्प दाब का अवनमन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी विलयन के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है अवनमन और वाष्प दाब, या वो क्या कहते हैं एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार यदि विलय अणु संगठित हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, यानी 2 A लिया और वो जुड़ गए और दोनों जुड़ के एक मुंह बना लिया तो होते हैं, तो क्या होगा, वाष्प दाब के अवनमन में कमी होती है, वहाँ अवनमन बढ़ जाता है, कमी अवनमन मतलब गिरना, वाष्प दाब का कम होना। अब यहाँ जाइए, ठोस पदार्थों के द्रव में विलयन, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड। अब आ जाइए, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प दाब उसी ताप पर एक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, मैं बता रही हूँ आपको ऐसा कम क्यों होता है, इसमें हम आपको नोट्स देंगे तो समझ लीजिएगा। देखिए मैं इसको आपको दिखा भी नहीं हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि इसमें जो लिखा हुआ है कम क्यों होता है बेटा। देखिए आपका वाष्प दाब किसकी वजह से होता है, जो सतह पे से भाप बन के क्या उड़ रहे हैं, जो सतह पे आपके जो किसके विलायक के जो आपके अणु हैं सतह पे, वो भाप बन के जब उड़ते हैं तो उस भाप के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है किस पे, विलायक के सतह पर, उसे कहते हैं हम वाष्प दाब। जब उसमें आपने कोई सॉल्यूट डाल दिया, कोई आपने ठोस विलय डाल दिया, तो ठोस क्या करेगा, सतह पे कुछ जगह ले लेगा। जब वो सतह पे कुछ जगह ले लेगा तो वो सतह की जो आपकी जगह थी जिसमें से उड़ रहा था उसे कम कर देगा, सतह की चीज़ को तो कम कर देगा सतह को, तो जो आपके विलायक के जो कण हैं वो निकलने में क्या होगी, उनकी सतह कम हो जाएगी। तो सतह कम हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाएगी। जब सतह कम हुई, सतह को देखिए, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक, देखिए ये समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा मैं पढ़ा देती हूँ आपको एक बार, समझ लीजिए। एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों होता है, सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक, ठीक है, अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाती है। अतः विलायक के उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, कितनी घट गई वो किस पर निर्भर करती है, अवाष्पशील उस पर। तो जब वो कम हो गई तो नेचुरल सी बात है बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे आ जाइए, उदाहरण जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम जल में 1 मोल हमने क्या डाल दिया, सुक्रोज मिलाने पर क्या हुआ, सुक्रोज ने जगह ले ली तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। अब आ जाइए देखिए दोबारा से देखिए, द्विअंगी विलयन में विलायक को 1 व विलायक को 2 से व्यक्त, ठीक है, एक को 1 से दिलाएगा, दूसरे को दूसरे से दिलाएगा, दोनों क्या है, द्विअंगी विलयन है, दोनों आपका क्या है, लिक्विड। जब विलय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण देते हैं। जो वाष्प दाब का कारण कौन दे रहे हैं, विलायक। यदि P विलायक का वाष्प दाब हो तो राउल्ट नियम के अनुसार P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x1 वेयर द x1 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। P इज इक्वल टू P नॉट x1, P नॉट इज व्हाट, प्योर प्रेशर। जब आपका विलायक यानी सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है तब x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक में वाष्प दाब P नॉट के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश प्रवाह के मध्य खींची रेखा, ये रेखा देख रहे हैं आप, ये रेखा जो खींच रखी है, ठीक है। जब आपका 0 था, विलायक का मोल अंश 0 था, तब क्या था, वाष्प दाब 0। जैसे जैसे आपका बढ़ता गया, ठीक है, तो ये P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब आपका देखिए क्या है, विलायक का मोल अंश, ठीक है, तो ये आपका दे रखा है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश के माध्यम से ग्राफी निरूपण किया गया, ठीक, बढ़ता जाएगा। यदि कोई विलयन सभी सांद्रणों के लिए राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में 0 से, ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो अब हम देखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन की बात करते हैं, यानी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं ना, आइडियल है, आइडियल हमारा आइडियल जो है, तो ये विलयन जो सांद्रता, सभी सांद्रता, जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों में, मतलब परासों मतलब
रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में विलय व विलायक की अन्योजन क्रिया विलयन में विलायक में अन्योजन क्रिया के समान होती है। यानी कहने का मतलब आपस में विलय जितने अट्रैक्टिव होंगे, जितने विलायक अट्रैक्टिव होंगे, उतना ही विलायक अट्रैक्टिव होंगे। यानी किसी का मतलब है उनके अंदर बीच में जो अन्योजन क्रिया यानी आकर्षण है बराबर है। तो दो द्रव निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं: जब दोनों की संरचना समान हो, जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो, जब दोनों का अंतर आणविक आकर्षण बल समान हो। तो उदाहरण जैसे बेंजीन व टोल्यूइन यानी लाइक डिजोल्व्स लाइक, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड का मिश्रण, C6Cl6 या CCl4 का मिश्रण। ओके, अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन या ऊष्मा किसकी? रिएक्शन की क्रिया जो, तो रिएक्शन की ऊष्मा क्या होगी? शून्य, यानी ना निकलेगी ऊष्मा ना ली जाएगी, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक। अर्थात आदर्श विलयन के बनने में ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है। डेल्टा वी जीरो का मतलब मान लो आपने 1 लीटर लिया दूध और 1 लीटर लिया पानी, तो जो आपका मिल के बनेगा वो बनेगा 2 लीटर, ना कम और ना ही ज़्यादा। अर्थात घटकों के आयतन का योग मिश्रण के विलयन के आयतन के बराबर होता है। फिर है फोर्थ, यदि विलयन के अवयव ए व बी हैं तो इसमें ए व बी यानी आकर्षण बल के समान होता है। अर्थात ए बी आकर्षण बल ए आकर्षण बल बराबर बी आकर्षण बल, यानी डेल्टा एक्स ऑफ मिक्सिंग ज़्यादा होगी 0 से। डेल्टा एक्स मतलब एंट्रोपी मतलब किसी भी चीज़ में क्या होता आपकी ऑर्डर का बिगड़ना यानी अरेंजमेंट का बिगड़ना। अब आ जाइए अनादर्श विलयन या नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये कितने प्रकार के होते हैं उनको भी देख लीजिए। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है, नॉन आइडल। इन विलयनों के लिए PA इज़ नॉट इक्वल टू P0 A x A, PB इज़ नॉट इक्वल टू, यानी घटकों के जो विलयन हमने क्या बताया, ये वो विलयन है जिसमें दोनों क्या हैं, दोनों आपके द्रव हैं। तो ये आपका फॉलो नहीं करेंगे। डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होगी, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होगा और आकर्षण बल भी बराबर नहीं होगा। अब अनादर्श विलयन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कब होते हैं? जब विलय में आकर्षण ज़्यादा हो विलायक से, ठीक है। तो ये देखिए अब आ जाएंगे। इन विलयनों में प्रत्येक घटक A व V का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब निकला उससे अधिक वाष्प दाब निकला, एक इस टाइप का है। इसका कारण यह है कि विलयन में A व B अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान A व B के बीच आकर्षण बल से कम होता है। मतलब कहने का मतलब जो आपने घोला तो घोलने में क्या है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से ढंग से नहीं घुला। क्यों? क्योंकि ए बी का जो मान है आकर्षण बल वो किससे कम है, ए यानी सॉल्वेंट मतलब दोनों लिक्विड ही हैं बेटा, ध्यान रखना, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या किस बेसिस पे कह रहे हैं? जो चीज़ कम है वो सॉल्यूट है यानी विलय है, और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में वो विलायक है यानी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखिए, इन विलयनों में PA यानी प्रेशर ऑफ A वाले का क्या है, P0 A और XA से ज़्यादा, ऐसे ही PB P0 B और XB से ज़्यादा, यानी मिक्सचर का जो प्रेशर है, जो मिक्सचर का प्रेशर आएगा वाष्प दाब वो क्या होगा, जो नॉर्मल निकालेंगे उससे ज़्यादा। डेल्टा H मिक्सिंग 0 से ज़्यादा, यानी ये क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? यानी ये हीट एब्जॉर्ब करेंगी। और डेल्टा V मिक्सिंग भी ज़्यादा होगा। इसका कारण यह है कि बनने वाले होते हैं जिसके आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, बनने वाले बंद, बेटा ये कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं आपको बता दूं, जो बंद बन रहा है उसकी वजह से इसमें आयतन वो क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि कमज़ोर बंद बन रहा है तो आयतन बढ़ रहा है। ये अभी मैं आपको उसमें दूंगी जब अच्छा, बनने वाले नए बंद होते हैं जिससे आयतन बढ़ जाता है। उदाहरण एसीटोन व एथेनॉल। अब देखिए एसीटोन व एथेनॉल क्या है आपका, एथेनॉल
जल में बहुत अच्छे से मिक्सचर होता है। एसीटोन जो है वो होता तो है पर कम। अब आपका यानी ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है। एसीटोन भी ध्रुवीय होता है पर कम, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो एसीटोन व एथेनॉल का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन का उदाहरण है, क्योंकि शुद्ध एथेनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु अविलय अणु के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण अविलय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। इससे अंतर आणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। उदाहरण और सारे दे रखे हैं। इथेनॉल जल में, मेथनॉल जल में, ईथर एसीटोन में, CH2 तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है। हमारा नॉर्मल ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, ध्यान से देखो बेटा, हमारा नॉर्मल ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, पर इसमें क्या हो रहा है, जब ये 0 है, एक घटक 0 है, दूसरा 1 है, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए था, पर ये क्या बन रहा है, विचलन शो कर रहा है, ये विचलन, ठीक है, जो PA निकल रहा है PA0 और XA से अलग है, ये विचलन शो कर रहा है, ठीक है, अनादर्श विलयन धनात्मक ग्राफ है। अब आ जाइए नीचे, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन सॉल्यूशन, यानी कि विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कैसे, इन विलयनों में प्रत्येक घटक A B का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट के नियम के आशानुसार वाष्प दाब से कम होता है। इसका कारण यह है कि विलयन में A व B अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान AA व BB के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। इन विलयनों में जो PA है वो क्या होगा, PA0 XA से कम, PB कम, P कुल जो होगा वो भी कम निकलेगा, जो H होगा वो भी कम होगा। ये क्या होगी आपकी, क्या होगी बेटा, जब H कम होता है, कम का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट की ऊष्मा थी वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की ऊष्मा जो है कम, क्योंकि डेल्टा H होता है प्रोडक्ट की ऊष्मा माइनस रिएक्टेंट्स की ऊष्मा, तो डेल्टा H जब कम है इसका मतलब प्रोडक्ट की ऊष्मा कम है, यानी इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा V भी कम होगा। इसका उदाहरण है फिनॉल तथा एथिलीन का मिश्रण। इस प्रकार का उदाहरण जो है इलेक्ट्रॉन युग्म के इस स्थिति में फिनॉल व प्रोटॉन व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध, ठीक है, की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अंतराण्विक बल मजबूत हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट लॉ के नियम का विचलन करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बल लगता है, जो कि हमने आपसे क्या कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यानी जितना आपका AA और BB के बीच में आकर्षण है उतना ही AB के बीच में होना चाहिए, पर यहाँ AB के बीच में AA और BB से ज़्यादा आकर्षण बल है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है, वहाँ ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव, तो ये आपका ये इसका है। अब आदर्श अनादर्श विलयन में जो है बेटा, मैं जब आपको वो खींच के भेजूँगी तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है वीडियो में। स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। व्हाट डज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मीन्स, दो द्रवों के वे मिश्रण, यानी दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथनन एक नियत ताप पर होता हो, यानी जो दोनों एक साथ, एक निश्चित ताप पर दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं। बात को समझिएगा कि एक निश्चित ताप पर दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं, यानी उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, स्थिर क्वथनांक का मिश्रण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांक मिश्रण यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं A का कह रही हूँ, दो घटक हैं A और B। A का है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक और आपका B का है 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक। तो AB मिक्सचर जब हमारा एजियोट्रॉपिक मिल जाता है तो उसका क्या होगा, 55, 60, 70, यानी दोनों से ज़्यादा, यानी A से भी ज़्यादा और B से भी ज़्यादा। तो वही है, ठीक, जिनका क्वथनांक क्या है, जिनका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होता है। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श, ठीक है, विलयन द्वारा बनते हैं। समझ में आ रही है, अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक प्रचलन वो करते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए HNO3 68% प्लस जल 32% का मिक्सचर जिसका क्वथनांक कितना है 395.5 केल्विन, ठीक है। आप देखिए ना, तो जल का 100 होता है, नहीं 100 में आपको 273 जोड़ दीजिए तो कितना बना 373, कितना बना 373, और HNO3 का तो कम होता है, तो ये 395.5 है। आ जाइए न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिक्सचर यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो द्रवों के मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से क्या होते हैं बेटा,
कम, ठीक है, दोनों से क्या होंगे, निम्न होते हैं यानी कम होते हैं। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल एथेनॉल है 95.5, एथेनॉल को तो आप जानते हो बेटा, अगर खुला छोड़ दोगे तो भी उड़ जाएगी। जल में 4.5 मिश्रण, तो जिसका क्वथनांक क्या है 351.3। तो देखिए हम इसमें जल का सबसे ज़्यादा जल का होगा, जल में यानी कि आपका कितना होता है 100 में 273 यानी 373 हो गया, तो उससे कम है और इससे तो कम होगा ही होगा। केल्विन है स्थिर, ठीक है, निम्न केल्विन है स्थिर क्वथनांगी मिश्रण का प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता। जिनके क्वथनांक स्थिर होते हैं, चाहे वो मिनिमम वाला हो चाहे मैक्सिमम वाला हो, उन्हें प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग नहीं किया जाता। बेटा कल से हम सॉल्यूशन का जो बचा रिमेनिंग पार्ट है वो करूँगी। रिमेनिंग पार्ट में आपका क्या आ जाएगा मैं बता देती हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हिंदी में कल बता दूँगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।